कशिश और स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ में। देखा जाए अभी तो सबकी नज़र हरियाणा चुनाव की ओर बनी हुई है, क्योंकि तमाम बार यहाँ पर मोदी जी भी गए हैं हरियाणा और राहुल गांधी ने भी यहाँ पर काफ़ी बार चक्कर लगाया। तो लेकिन लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिरकार हरियाणा की जनता किसको मौका दे रही है। लेकिन एक सवाल और यहाँ पर है, राहुल गांधी का कहना है कि जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ नफरत की बाजार खुलती है और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मोहब्बत की दुकान खोलता हूँ। इस पर जनता से चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है, मोहब्बत की बाजार और नफरत की बाजार। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आप देख लीजिए मोदी जी के खुद के भाषण या उनकी पार्टी वालों के भाषण या उनके सबॉर्डिनेट्स के भाषण या उनके जो सपोर्ट करने वाले सपोर्टर्स हैं उनके भाषण, सबके भाषण नफरत भरे होते हैं। आप कभी भी सोशल मीडिया साइट उठा के देख लीजिए, जिसने लिखा होगा मोदी का परिवार है वही गाली गलौज करता हुआ नजर आएगा, वही गाली बकता हुआ नजर आएगा। जिसने लिखा होगा मैं भी मोदी या मैं भी चौकीदार, सबके हालात में सबके गाली गलौज दुनिया भर की बकवास भर रखी होगी उन्होंने। कहीं से उनका कहीं भी सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, ढंग के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हर जगह गाली गलौज का उनका काम होता है, नफरत फैलाने का काम करते हैं और तमाम लोगों को हमेशा भड़काने का काम करते हैं। आ जाओ, एक हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, नहीं तो वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, इजराइल और उनका युद्ध चल रहा है आपस में। इतनी दूर वो युद्ध हो रहा है, उससे हमें क्या लेना देना है। हम अपने देश को संभालें, हम अपने मणिपुर को संभालें, लेकिन नहीं, सारे के सारे बीजेपी सपोर्टर इजराइल के सपोर्ट में लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है ना उनकी, वो सिर्फ मुसलमान है, बस जिनसे वो लड़ाई हो रही है वो मुसलमानों से चल रही है। तो इसलिए उनको इतनी दूर में अगर जो हो रहा है उसमें यहाँ पे खुशी मिल रही है। भारत में क्या हो रहा है, भारत में मणिपुर में दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं, उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। और लगातार हाँ हम इसराइल के सपोर्ट है, आज उसकी नसरुल्लाह मारा गया, आज ये हो गया, आज वो गया। अबे भैया जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, उसको छोड़ो। अपने देश में तो देखो कि अपने देश में लोगों को रोटी मिल रही है नहीं मिल रही, पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य मिल रहा है नहीं मिल रहा, शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही, उसे नहीं देखेंगे। नफरत से भरे काम है उनके, नफरत ही और लोगों को सपोर्ट करना। हरियाणा हम लोग पहुंचे थे, हरियाणा में जनता से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं ऐसा निकल के सामने आया कि जो साइलेंट वोटर्स है वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है और अभी तो जनता शायद कांग्रेस को ही पसंद कर रही है। देखिए मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, आज तारीख है 4 तारीख, कल पोलिंग है। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कम से कम कांग्रेस की 53 सीट है और करीब करीब मैक्सिमम 60 है। 53 से 60 के बीच में कांग्रेस का आंकड़ा फिट बैठेगा ही बैठेगा और बीजेपी 20 से नीचे जाएगी। बची हुई 10-11 जो है जेजेपी, इनेलो, शिनेलो, इधर उधर वगैरह से जो है, जो 10-1 सीट थोड़ी इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। कल ही आपने उसका उदाहरण देखा, कांग्रेस में थे कभी अशोक तंवर, उसके बाद वो छोड़ के बीजेपी में चले गए। जैसे ही उन्हें देखा कि माहौल पलटी मार रहा है, इमीडिएट कल छोड़ के कांग्रेस में वापस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। आगे उन्हें पता है कि हमारा जहाज डूब रहा है और जहाज डूबते हुए में कौन सा वार होता है, सब निकल के पहले ही भागते हैं। दलित वोटर्स का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में आता नजर, पहले भी था, कोई दिक्कत नहीं है, उनको सबको पता है, दलित को भी पता है, जाटों को भी पता है, वहाँ के मुसलमानों को भी पता है, वहाँ के हिंदुओं को भी पता है, सबको पता है कि वोट हमें कांग्रेस ने दिए, हमने वोट कांग्रेस को दिया तो हमारे फ़ायदा है। सीधी सी बात है। अदरवाइज़ हमने इस बार फिर से बीजेपी को जिता लिया तो इन्होंने हमारी खाट खड़ी कर देनी है। 9.5 साल के शासनकाल में वहाँ पे एक भी अगर किसी जनसभा में मनोहर लाल जी के शासनकाल का कोई भी एक ऐसा काम दिखा दिया हो किसी भी नेता ने वहाँ पे मंच से खड़े होकर कि ये मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में करा, एक भी नहीं दिखा पाए, एक भी काम नहीं दिखा पाए। ये मनोहर लाल जी के 9.5 साल के शासनकाल में ये हमने फैक्ट्री लगाई, ये हमने कारखाना लगाया, या इतने लोगों को हमने नौकरी दी, या इतने लोगों को हमने रोजगार दिया, नहीं दिखा पाए। जनता में क्या जाते हैं बार बार, कांग्रेस ने ऐसा करा, कांग्रेस ने वैसा रखा, कांग्रेस ने ये करा, कांग्रेस ने वो, कांग्रेस नफरत की दुकान करती है, कांग्रेस ऐसी करती है, कांग्रेस ऐसी। अरे तुम उसको छोड़ो ना, उसने क्या करा, तुम ये दिखाओ कि तुमने क्या करा 9.5 साल में। वो दिखाने के लिए उनके पास क्या है, एक वो गमला चोर, उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठा के दिखा देते हैं, ये गमला चोर है, हम इसका सपोर्ट करते हैं, ये गमला चोर है, हम इसका सपोर्ट करते हैं। जो नशे का कारोबार करता है, जिसके ऊपर रेप पार्टी आयोजित करने का आरोप लगा हुआ है, जिसके ऊपर चार्जशीट दाखिल है, सीधी सी बात है, रेप पार्टियां जिसमें सांपों के जहर की सप्लाई वाली है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। बिट्टू बजरंगी जैसा जो गोरक्षा के नाम पे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारता है, वो उनका स्टेज शेयर करता है। ऐसे लोगों को स्टेज पे खड़ा करते हैं तो क्या दिखाएंगे वो जनता को। राम रहीम पहुंचे तो उससे भी कह रहे हैं फायदा आ ही रहा था मैं, राम रहीम की बात। बलात्कारी बाबा पिछले 4 साल में वो करीब 1 साल की जो है उसको पैरोल मिल चुकी है, 270 दिन के आसपास की लगभग उसको पैरोल अब तक मिल चुकी है। पिछले 4 साल की उसमें जेल में, जबकि उसको बलात्कार का भी 20 साल की कैद है और उसमें उसकी हत्या के मामले में भी 20 साल की कैद है। लेकिन एक अकेला वही कानून से सबसे ऊपर अकेला बलात्कारी बाबा राम रहीम है, जिसे इमीडिएट पैरोल मिल जाती है। इमीडिएट चुनाव चल रहे हैं, बीच चुनाव के बीच में चुनाव आयोग के पास उसकी एप्लीकेशन जारी और चुनाव आयोग फट से अप्रूव कर रहा है। और जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, छोटे छोटे मामलों में बंद है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। एक अकेला वो ऐसा खास आदमी है जिसे हर चुनाव में बेल मिल जाती है। अब वो 20 दिन के लिए फिर बाहर आ गया, उससे पहले भी अगस्त में ही आया था, 1 सितंबर ही तो बीच में गया, मामूली सा 1 महीना। मजाक बना रखा है कानून का और फिर दुनिया कहती है कि कानून समान है जी, कानून सबके लिए समान है। यहाँ पर ये भी इल्ज़ाम लगाया था भाजपा ने, जिससे मैंने बात की कि दलित को फ़ायदा हो, मतलब कि फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस को, तो उसको लेकर जब शैलजा जी नाराज़ चल रही थी, अटकलें जो लगातार चल रही थी, उसको लेकर कहा गया था कि भाजपा में शायद वो आ सकती है और यहाँ पर दलित विरोधी इसलिए कांग्रेस पार्टी, ये इल्ज़ाम भी लगाए। भाजपा में आ सकती है, उसका उन्होंने आपको 25 तारीख को ही आपको याद होगा इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था। अटकलें बड़ी लगाई जा रही हैं कि मैं भाजपा में जा रही हूँ, लेकिन मेरी जो रगों में खून नहीं बहता, कांग्रेस बहती है। बस एक काफ़ी एक लाइन
इनका जवाब उनका काफ़ी था, सीधी सी बात है। तो ऐसा कोई अटकल है वो जितनी मर्जी लगाती रहे, मन में लड्डू फूटा। अब दूसरा आप देखो, इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो, कभी स्मृति ईरानी कह रही है कि शैलजा का अपमान करा, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसका साफ मतलब है ना कि कांग्रेस वहाँ पे जीत रही है, बीजेपी हार रही है। उन्हें इसको छोड़ के चिंता, अपना मुख्यमंत्री सामने नहीं कर रहे कि हमारे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाओ। वो लगे हुए नहीं शैलजा को बनाओ, शैलजा को बनाओ। अरे हमने किसे बनाना, हम बना लेंगे यार, हमारे विधायक दल की बैठक में फैसला हो जाएगा। किसको सवाल बना हुआ है कि कांग्रेस की अगर जीत भी जाती है एक बारी को, तो किसको आगे करेगी, क्योंकि हर कोई मुख्यमंत्री बनने को तैयार। देखो जी, किसी को भी आगे कर दे, बनना तो कांग्रेस ही मुख्यमंत्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अंदरूनी पॉलिटिक्स और बाहरी पॉलिटिक्स हमेशा चलती आई और चलती रहेगी। एक ब्लॉक अध्यक्ष के लिए भी जो चुनाव होता है उसमें भी 10-20 कैंडिडेट खड़े ही होते हैं, उसमें भी लेकिन एक किसी को चुना ही जाता है। ये तो फिर भी एक मुख्यमंत्री पद का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री पद के तौर पर चेहरा पेश करा जाता है, किसे खड़ा करें, हम किसको चुने। तो ये तो विधायक दल की बैठक होगी, जो भी सर्वसम्मति से फैसला होगा, जिधर वोट ज़्यादा होंगे उसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसा बोला भी तो जाता है कि जहां मोदी जी चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं, वहां तो भाजपा की जीत हो ही जाती है। हरियाणा में भी हमने तमाम लोगों से सवाल किए, तो लोगों ने इस बार कहा कि शायद ऐसा नहीं होगा। तो दिल्ली की जनता, शायद वाली क्या बात है, इसमें तो कन्फर्म ऐसा नहीं होगा। आप अगर मोदी जी पहुंच जाते हो, हर जगह जीत हो जाती है। तो अयोध्या में भी वो तो प्रचार करने गए थे, अयोध्या की सीट हार गए। दिल्ली में भी मोदी जी के नाम पे प्रचार हुआ था, जब दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन तक में मोदी जी को चेहरा सामने करके प्रचार करा था, फिर भी इन्हें बहुमत नहीं मिला। उससे पहले विधायिका के चुनाव थे दिल्ली में, वहाँ इन्हें बहुमत नहीं मिला। ठीक है जी। और उसके बाद अब जब ये जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ इन्होंने अपनी बैंड बजाना है, कहने के नाम पर इन पास कुछ नहीं है। सभा में खड़े होकर कह रहे हैं मैंने पिछले 10 साल में कोई छुट्टी ली, देखो जनता कह रही है हाँ जी नहीं ली। अरे भाई, यहाँ तुम रैली किस बात पे कर रहे हो? ऑन आवर्स में ऑन ड्यूटी कर रहे हो, अपनी ड्यूटी आवर्स में अपनी तुम यहाँ पे रैली कर रहे हो कि छुट्टी लेके रैली कर रहे हो? एक लिख के कि जी मैं छुट्टी में, और एक ऑटोमेटिकली बंक मार के चलना। झूठ तो आपका यहीं पकड़ा गया। सीधी सी बात है, जनता क्या समझ नहीं रही? क्लियर है सबको, जनता को पूरी क्लियर है कि राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पे भी रोटियां सेक रही है भाजपा। काम क्या है इनका? अपना काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, दूसरे ने क्या क्या उस पर बोलना है। रही बात जलेबी की, जो उन्होंने बोला कि ठीक है जी जलेबी की फैक्ट्री लगाएं। आप ये बताइए कि मास प्रोडक्शन कहीं भी होता है, किसी चीज़ का भी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए फैक्ट्री तो लगाई जाती है। या यहीं से सड़क पे बैठ के एक हांडी को लेके या एक कढ़ाई लेके क्या मास प्रोडक्शन हो जाएगा? लार्ज स्केल पे बन जाएगी कोई भी चीज़? और जब सीधी सी बात है, ये बीजेपी वालों की बुद्धि इतनी छोटी सी है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। थोड़ा सा पहले हम 16वीं सदी में जाते हैं। गैलीलियो सबको याद होगा, जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार करा था। गैलीलियो ने ये उस वक्त बोला था, इटली में, इटली के वैज्ञानिक थे, कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं, पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमते। उन्होंने इस बात का खंडन करके इसका सिद्धांत का प्रतिपादन करा था। लेकिन बाइबिल में क्या वर्णित था? बाइबिल में ये लिखा हुआ था कि नहीं, पृथ्वी जो है वो जगह पे स्थिर रहती है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है, चांद उसके चारों तरफ घूमता है। तो बाइबिल के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, उनको पूरे जिंदगी ताउम्र नजरबंद कर दिया गया। लेकिन आज विज्ञान क्या कहता है कि पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर, सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। लेकिन उस वक्त भी वही थे धर्मांध लोग, जो आज 500 साल बाद भी वही धर्मांध लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिनको समझ ही नहीं आती कि किस चीज़ की प्रोडक्शन कैसे होती है। ऑस्ट्रेलिया में आप जाके देखो, ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम जो है ना प्रोसेस फूड जाता है, और इंडिया से बन के जाता है, लगातार कंटेनर्स में भर के जाता है। राकेश शर्मा नाम का वहाँ पे एक फूड चेन चलाता है, इंडिया से कंटेनर में भर के रसगुल्ले और गुलाब जामुन यहाँ से पैक होकर बन के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन भारी पड़ती है। अब दूसरी चीज़, जब इन्होंने राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी, जब इन्होंने भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत करी थी, अटल बिहारी जी ने क्या करा था? बैलगाड़ी पे बैठ के वहाँ पहुंचे थे कि कंप्यूटर आ गया, अब तो ये सबकी नौकरी खा जाएगा। इन्हें विकास नहीं दिखता, इन्हें दिखता है कि अरे ये तो विकास ही नहीं हो सकता, विकास ही नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं। ये उस चीज़ को मानते ही नहीं कि जो इनके तर्क हैं वही सही है, जो दूसरे के तर्क हैं वो गलत है। जब कंप्यूटर का, और आज कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया का नारा लगाते हैं, किस ब्याह पे लगाते हैं? कंप्यूटर क्रांति हुई देश में, उसी ब्याह पे लगाते हैं ना। पहले एटीएम का जब उद्घाटन करा था, पहले एटीएम का उद्घाटन करने पे बीजेपी ने भारत बंद का आंदोलन करा था कि भारत बंद होना चाहिए, एटीएम आ गए तो अब सबकी नौकरियां खा जाएगा। आज उसी एटीएम की बड़ाइयां करते हैं, आज उसी टेक्नोलॉजी की बड़ाइयां करते हैं। क्यों? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया, वही तो कह रहा हूं, उसी को लेकर कहते हैं कि किसानों के लिए हमने इतना काम किया है, डिजिटल इंडिया का नारा ले रहे हैं, आज घूम रहे हैं। लेकिन जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे तो पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया था, बैलगाड़ी पे बैठ के अटल बिहारी जी हमारे संसद में गए थे। क्यों? क्योंकि इनकी समझदारी इतनी छोटी सी है। इन लोगों की समझदारी सिर्फ एक जगह आगे टिकी हुई है, शौचालयों पे। शौचालय जाना, करके आना और उसके बाद सोचने से मुक्ति पाना, बस। और इसके अलावा इनके दूरदर्शी है ही नहीं। जब 1991 में राजीव गांधी जी अपने प्रचार कर रहे थे तो पीलीभीत में गए थे, खेतों में बात करते हुए वहाँ पे उन्होंने किसानों से बात करी कि आप चिंता ना करो, मैं भारत में मोबाइल टेक्नोलॉजी लेके आने वाला हूँ, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होगा। ये 1991 की सोच है उनकी। जब विश्व में मोबाइल चलते थे, इंडिया में नामो निशान नहीं था, पेजर तक भी नहीं थे। लेकिन वही टेक्नोलॉजी आज है ना, आज हर हाथ में मोबाइल है ना। आज ये कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन गया, मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट के बदले एक्सपोर्ट कर रहा है। किसकी बदौलत?
ये उन्हीं की तब उनको राजीव गांधी जी का मजाक उड़ाया था, अबे कौन से मोबाइल, कैसे मोबाइल, कौन मोबाइल लाएगा, क्या होता है मोबाइल, किसने देखा मोबाइल। आज उसी मोबाइल पे सारी ट्रांजैक्शन हो रही है दुनिया भर की। तो इनकी सोच जो है इतनी छोटी सी है, शौचालय से आगे बढ़ नहीं सकती। इन्हें नहीं पता आज की डेट में भी कि प्रोसेस फूड का जो व्यापार है वो कितना बड़ा व्यापार है, कितना बड़ा पैकेजिंग का व्यापार है। प्रोसेस फूड का कितना सफल है, प्रोडक्ट लेके आता है। 2-3 साल 4 साल पहले, आज से 30 साल पहले सफल में मैं नौकरी करता था, सफल ने गोभी लॉन्च करी। गोभी बाजार में खूब मिलती है, लेकिन सफल ने फ्रोजन गोभी लॉन्च करी। बाजारों में उतरी, लोग हक्का बक्का रह गए, यार ये गोभी गर्मियों में मिल रही है, कैसे मिल रही है। फ्रोजन प्रोसेस फूड था। आलू की टिक्की उसने लॉन्च करी, और उसने जो है मिक्स वेज लॉन्च करी, फ्रोजन सारी चीजें लॉन्च करी थी, और वो बाजार में खूब बिकी। आज सफल का नाम है जबरदस्त। 30 साल पहले की ये सोच थी, लेकिन इन लोगों के दिमाग में तो आएगा नहीं कि तो गोभी जब सीजन आएगा तभी तो मिलेगी, बिना सीजन कैसे मिल जाएगी, इनके दिमाग में गांधी का एक बयान था, राहुल गांधी कहते कि मजदूर, किसान, गरीब, युवा, महिलाएं सब परेशान है हरियाणा में। और उधर भाजपा कह रही है कि हमारे राज्य में 10 सालों में बहुत खुश है लोग, क्योंकि 50 साल में कोई काम नहीं हुआ था जो 10 साल में हमने करके दिखाया। हाँ जी, वो कहने से 10 सालों में खुश हैं। तभी 10 सालों में इतने खुश हुए लोग कि नायब सिंह सैनी साहब से आने से पहले खट्टर साहब ने सरपंच अपनी मांग लेके गए थे, चंडीगढ़ बॉर्डर पे उनके ऊपर लठ बरसा दिए थे। छात्र अपनी मांग लेके गए थे, उनके ऊपर लठ बरसवा दिए थे। महिलाएं अपनी मांग लेके गई, उनको उन्होंने बेइज्जत कर करके अपनी जनसभाओं से निकाल दिया था। कितने खुश है ना सारे के सारे। खट्टर साहब को हटाया क्यों? अगर सारी जनता खुश थी तो खट्टर साहब को हटाया क्यों? बहुत बढ़िया काम कर रहे थे खट्टर साहब तो फिर हटाया क्यों? फिर चेहरा क्यों बदला? नायब सिंह सैनी नाम का एक प्यादा लाके आगे कर दिया कि जो ठीकरा फूटेगा वो नायब सिंह सैनी पे फूटेगा, बात खत्म, हम तो बच के साफ खड़े हो जाएंगे। तो ये पॉलिटिक्स चली गई है, साफ देख रही है जनता, हरियाणा की जनता साफ देख रही है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर कि खट्टर और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है हरियाणा चुनाव को लेकर कि हुड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और यहाँ पर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है हरियाणा की तरफ से। तो फिर हुड्डा वर्सेस और मोदी जी चल रहा है। बिल्कुल दया जी, देखिए जी, हुड्डा जी ने काम करा है। अभी हुड्डा जी ने सबसे पहले जब लोकसभा चुनाव खत्म होते ही उन्होंने पूरे हरियाणा में अलग जगाई। हरियाणा मांगे हिसाब नाम की दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने रैली निकाली, पूरे हरियाणा में रैली निकाली। जहाँ जहाँ से गए वो, जितनी गर्मी में, भरी उमस में, भरी बारिश में वो निकलते गए, लेकिन लोग उनके साथ जुड़ते गए। अगर लोगों को नहीं जुड़ना होता तो क्यों आते? हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा में जाके अलग जगाई। हरियाणा मांगे हिसाब दो, तुमने 10 साल में करा क्या? ये कहते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा नॉन स्टॉप किस चीज़ में, ये नहीं बताया। हरियाणा नॉन स्टॉप है बेरोजगारी में। आज की डेट में पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है, 7.2 की दर से। 18 से 35 साल का 47% हरियाणा का युवा बेरोजगार घूम रहा है। हरियाणा में गरीबी इतनी बढ़ गई है कि हरियाणा के 3 करोड़ जनता में से 1 करोड़ 80 लाख जनता का जो है BPL कार्डधारी है, ग्लो पॉवर्टी लाइन जिसे कहा जाता है, गरीबी रेखा से नीचे। क्या कमी है हरियाणा में? किस चीज़ की कमी है हरियाणा में? हर चीज़ का हरियाणा में सब कुछ है, उत्पादन है, हर चीज़ की है। वो कहते थे पहले कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, लेकिन खट्टर के राज में क्या हो गया? देशा में देश हरियाणा, जो बन गया भ्रष्टाचार और अपराध का ठिकाना। अब ये चल रहा है वहाँ पे स्लोगन। आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, और यहाँ पर बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए कर देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, तो जनता कहीं ना कहीं मान सकती है बात, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमने देखा? हरियाणा में बड़ी जल्दी इनको याद आ गए बुजुर्ग। पूरे देश के बुजुर्ग इनको याद नहीं आते? रेलवे में जो इनकी जो बुजुर्गों की जो रियायत मिलती थी 50% टिकटों की, वो खत्म कर दी, तब इन्हें बुजुर्ग याद नहीं आए। हरियाणा में चुनाव है तो हमें जिता दो, तो तुम्हारे को पैसे दे देंगे। अभी जिन जिन राज्यों में तुम्हारी सरकार है वहाँ क्यों नहीं देते भाई? यूपी में क्यों नहीं देते? उत्तराखंड में क्यों नहीं देते? गुजरात में क्यों नहीं देते? गोवा में क्यों नहीं देते? मणिपुर में क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? वहाँ क्या है? वहाँ के बुजुर्ग तुम्हारे सगे नहीं है? वो सौतेले हैं सारे? वहाँ भी तो तुम्हारे राज्य में सरकार है, वहाँ क्यों नहीं देते? हरियाणा में अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो जम्मू कश्मीर जाके घोषणा करा है हमारे अमित शाह जी, ईद और मुहर्रम पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। ठीक है जी, कर दी घोषणा। इससे पहले 2 साल पहले यूपी के चुनाव थे, यूपी के चुनावों में भी घोषणा करके आए थे कि आने वाली होली और दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। 4 होली बीत गई, 4 दिवाली बीत गई, 5वीं दिवाली अब आने वाली है, अभी तक 1 भी सिलेंडर नहीं दिया। वो कोई नहीं, मुंह में दही जमा के बैठ गया पूरा मीडिया। आज तक कभी किसी ने काउंटर नहीं करा कि भाई साहब आपने एक वादा करा था मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, वो मुफ्त सिलेंडर कहाँ है? वो पेंशन कहाँ है? क्यों? लेकिन क्यों? अब सरकार बन गई है तो लेना देना। कितने बचकाना बयान देते हैं योगी जी, हमारे आदित्यनाथ जी जाते हैं के जवाब हमने यहाँ पे लिया, और कहीं ना कहीं ये मालूम चल रहा है, क्योंकि हरियाणा से भी तमाम हमने आपको जानकारियां दिखाई कि जनता क्या चाहती है हरियाणा की, और दिल्ली की जनता भी क्या सोच रही है कि आखिरकार हरियाणा में बदलाव की लहर है या नहीं है। इस पर अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए DS4 न्यूज।